नमस्कार विद्यार्थियों। प्रथम प्रश्न पत्र की तर्क संग्रह पुस्तक का जो विषय हम आज चर्चा करेंगे वह है बुद्धि। बुद्धि शब्द हमने अनेकों बार सुना है। न्याय दर्शन बुद्धि के विषय में कहता है, सर्व व्यवहार हेतुर ज्ञानम बुद्धि ही सा द्विविधा स्मृतिर अनुभवश्च। बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग शब्द होता है। आपको यहाँ पे सा शब्द से भी समझ में आ रहा होगा। तिन प्रत्यांत शब्द है। बुध धातु से तिन प्रत्यय करने पर ककार और नकार की संज्ञा होकर ती शेष रहता है, तो यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो सर्व यानी सभी, व्यवहार व्यवहारों का, हेतु यानी जो कारण है, ऐसा जो ज्ञान है वह बुद्धि कहलाती है। वह बुद्धि द्विविधा दो प्रकार की है। किसके भेद से? स्मृति ही, स्मृति और अनुभव के भेद से। बुद्धि 24 गुणों में से 16वां गुण है। यहाँ पे कहा ज्ञानम बुद्धि, यानी ज्ञान ही बुद्धि कहलाती है। यहाँ ज्ञानम बुद्धि कहने से यह बताना चाह रहे हैं कि न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान और बुद्धि पृथक पृथक विषय नहीं है, अर्थात ज्ञान और बुद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लक्षण में कहा सर्व व्यवहार हेतु हो। देखिए, घट पट, माता, पुत्र, बगीचा, भोजन इत्यादि जितने भी व्यवहार हैं, उनमें सभी में शब्दों का प्रयोग होता है, चाहे आहार विहार हो, कोई भी हो। तो व्यवहार का मतलब है शब्द प्रयोग करना। शब्द प्रयोग के द्वारा ही हम व्यवहार कहते हैं। तो इन सभी प्रकार के व्यवहार का अथवा हमारे द्वारा किए गए शब्द प्रयोगों का जो असाधारण कारण है उसे कहते हैं बुद्धि। देखिए, बुद्धि और ज्ञान के बिना हम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। शब्द प्रयोग के लिए अथवा किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए बुद्धि आवश्यक है ही। वह उसका मुख्य कारण है, असाधारण कारण है। एक नियम है, अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना, अर्थात अर्थ को हृदयंगम करने के बाद ही शब्द प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, जब आप किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को देखने के बाद में फिर आपके मस्तिष्क में उसके लिए शब्द आता है। तो पहले अर्थबोध होता है और उसके बाद में शब्द प्रयोग किया जाता है। इसी न्याय के अनुसार सबसे पहले मतलब अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना, तो हमको अर्थ का ज्ञान होता है। अर्थ का मतलब होता है जिस वस्तु विशेष के बारे में शब्द प्रयोग किया जाएगा उसका रूप, रंग, रचना इत्यादि के बारे में मस्तिष्क में उसका अर्थ होना। अर्थ का मतलब ये नहीं कि बुद्धि अर्थात ज्ञान होता है। अर्थ का मतलब है उसका रूप, आकार और उस शब्द से आप क्या समझते हैं वह कहलाता है अर्थ। तो अर्थ का ज्ञान और उसके बाद ही शब्द, उसके अनुकूल शब्द का प्रयोग करना। तो यह जो भी व्यवहार होता है, अर्थ ज्ञान का जो भी व्यवहार होता है वो अर्थ ज्ञान पूर्वक ही होता है। तो शब्द प्रयोग जो हमने व्यवहार का अर्थ लिया है, तो यह शब्द प्रयोग किसके बिना नहीं होता है? अर्थ प्रयोग के बिना। तो अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना, तो यहाँ पर जो सभी व्यवहार का हेतु है वह ज्ञान है, वही बुद्धि है। इसमें व्यवहार किस प्रकार का माना जाएगा? ये व्यवहार है अर्थपरक शब्द प्रयोग। ठीक है, अर्थ को जानने के बाद ही शब्द प्रयोग। अब है प्रश्न सबसे पहला उपस्थित जो होता है इसके लक्षण को देखकर कि यहाँ जब आप कह रहे हो कि ज्ञान और बुद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो फिर सर्व व्यवहार हेतुर ज्ञानम बुद्धि ऐसा क्यों कहा आपने? ज्ञान और बुद्धि दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया, जबकि पर्यायवाची शब्द है तो आपको कहना चाहिए था सर्व व्यवहार हेतु गुणः बुद्धि।
या सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि, इतना ही कह देते। ज्ञान क्यों कहा आपने? ज्ञान और बुद्धि जब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि देखिए, वैसे तो इसका लक्षण होना चाहिए था सर्व व्यवहार हेतु गुण गुणम बुद्धि ही, जो सभी गुणः बुद्धि ही, सभी व्यवहार के प्रकार के व्यवहार का जो हेतु है, जो मुख्य कारण है, असाधारण कारण है, ऐसा गुण बुद्धि कहलाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने गुण शब्द के स्थान पर ज्ञान का प्रयोग किया गया है, जो यह बताने के लिए कि ये दोनों पर्यायवाची हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। क्योंकि सांख्य दर्शन जो है वो बुद्धि और ज्ञान को पृथक पृथक मानता है, और बुद्धि को गुण भी नहीं मानता है, बुद्धि को द्रव्य मानता है। तो सांख्य दर्शन का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को असिद्ध करने के लिए अथवा सांख्य दर्शन के सिद्धांत में अपना मत प्रस्तुत नहीं करने के लिए ही यहाँ पर ज्ञान और बुद्धि शब्द को साथ साथ दिया है। अब दूसरा प्रश्न यह भी उपस्थित होता है कि व्यवहार हेतुर ज्ञानम बुद्धि ही, यही कह देते। सर्व व्यवहार हेतुर ज्ञानम बुद्धि ही क्यों कहा? क्यों इसलिए कहा क्योंकि व्यवहार के हेतु यानी व्यवहार का जो कारण है वो तो दंड, घट, पट इत्यादि भी हैं, है कि नहीं? ये हमने पहले भी पढ़ा है कि व्यवहार तो घट, पट, माता, पुत्र, आहार, विहार, भोजन इत्यादि सभी कुछ जो होते हैं वो व्यवहार का कारण है, यानी शब्द प्रयोग जो है व्यवहार का कारण है। लेकिन उन दंड और घट, पट इत्यादि के अंदर किसी प्रकार का व्यवहार के हेतु, व्यवहार का हेतु है घट और उसका असाधारण कारण क्या है? दंड इत्यादि। ठीक है, तो उन सभी हेतुओं में लक्षण ना चला जाए, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान तो ऐसा है कि जितने भी प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं वो इनके बिना नहीं हो सकते हैं। ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है, बुद्धि के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार में जितने प्रकार के शब्द हैं अथवा कितने भी प्रकार के व्यवहार हैं, उन सभी के साथ व्यवहार बुद्धि और ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है जिसने इस चीज़ को जाना ही नहीं, कोई भी वस्तु कैसी होती है, उसका नाम क्या है, तो वह उसका व्यवहार नहीं कर सकता है। तो और सभी प्रकार का व्यवहार वो जब करने लगेगा जब उसको इस प्रकार का ज्ञान होगा, जब उसको बुद्धि होगी। तो बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि अथवा ज्ञान जो है वो सभी प्रकार के जो व्यवहार है उनका वह कारण है। यदि हेतु मात्र ही कह देते यहाँ पर कि हेतुर ज्ञानम बुद्धि की जो कारण है, व्यवहार हेतु के, व्यवहार के जो हेतु हैं वह सब बुद्धि है, तो यहाँ पर असाधारण कारण के स्थान पर हम साधारण कारण को भी गिनने लगते हैं, क्योंकि काल, ईश्वर, अदृष्ट, देश, ईश्वर इच्छा इत्यादि जो हैं ये सभी के साधारण कारण होते हैं। तो हेतु जो है यहाँ पर वो उससे क्या तात्पर्य है? असाधारण कारण से, साधारण कारण से नहीं है। अब यहाँ पे दूसरी जो पंक्ति लिखी है मैंने, ज्ञानम विना शब्द प्रयोग असंभवात शब्द प्रयोग रूप व्यवहार हेतुत्वम ज्ञानस्य लक्षणम। ज्ञान का एक लक्षण और दिया कि ज्ञान के बिना ही शब्द प्रयोग असंभवात, शब्द का प्रयोग होना असंभव है। इसलिए शब्द प्रयोग रूप जो व्यवहार का जो कारण है वही क्या है? ज्ञान। यानी शब्द प्रयोग करने के पीछे जो मुख्य कारण होता है, असाधारण कारण है, वही क्या है? ज्ञान है। ज्ञान के बिना किसी भी प्रकार का शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए, बुद्धि दो प्रकार की बताई है, स्मृति और अनुभव के भेद से दो प्रकार की है। यह परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके भेद भी पूछे जाते हैं, भेदों के लक्षण भी पूछे जाते हैं और बुद्धि का लक्षण भी पूछा जाता है। देखिए, स्मृति और अनुभव, अब हम जो आगे के अध्यायों में पढ़ने वाले हैं उसमें स्मृति और अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम गुण पढ़ते आ रहे हैं। बुद्धि के बाद क्रमशः जो गुण प्राप्त होगा वह होता है सुख, किंतु अब हम विषयांतर होने वाले हैं, तो अगले वीडियो से आप समझिएगा कि हम गुण नहीं पढ़ेंगे, बुद्धि से आगे पढ़ेंगे। बुद्धि में हम पढ़ेंगे स्मृति, स्मृति पढ़ने के बाद हम
अनुभव पढ़ेंगे। फिर अनुभव में भी दो प्रकार के अनुभव होते हैं, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। फिर यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। इन यथार्थ अनुभव में को कराने में, यानी उस प्रकार का अनुभव हमको प्राप्त हो, उसमें 4 चीज़ें सहायक होती हैं। प्रत्यक्ष अनुभव के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमिति अनुभव के लिए अनुमान, उपमिति के लिए उपमान और शब्द बोध के लिए शब्द। इनके ये करण कहे जाते हैं। फिर हम इन 4 प्रमाणों के बारे में पढ़ेंगे। चारों प्रमाणों को पढ़ने के बाद हम करण के बारे में पढ़ेंगे। फिर असाधारण और साधारण करण पढ़ेंगे। करण के लक्षण में ही कार्य के बारे में आएगा। फिर हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कारणों के बारे में पढ़ेंगे, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में सारी प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हुए चलेंगे। तब बाद में जाकर सुख आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक अर्ध विराम है गुणों के व्याख्यान में। अब यहाँ से हम बुद्धि और बुद्धि के विषय में आने जितने भी विषयांतर, जितने भी इसमें विषय पढ़ेंगे, सब का अवान्तर भेदों से हम अध्ययन करते चलेंगे। तो और वे सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आप अगले वीडियो से भी ध्यान से पढ़िएगा। आज के वीडियो में बुद्धि निरूपण में इतना ही। अगले वीडियो में हम स्मृति और अनुभव के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।